ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटे पिछली बार लास्ट वीडियो में हमने किया था कूलम लॉ और हमने उसको वैक्यूम में ये फार्मूला लिखते हैं हम, और जब कोई मीडियम आता है तो हम इसमें ये लिख देते हैं फार्मूला। एक टर्म नई आ गई थी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो इसमें से ही आपने काफ़ी कर लिए थे पहले। यहाँ से एप्सिलॉन आर की आपने दो डेफिनेशन भी लिख ली थी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर एफ पी वाई एफ एन। काफ़ी क्वेश्चन हमने किए थे। और एफ एन इज इक्वल टू एफ पी बाई एप्सिलॉन आर मीन्स जब हम कोई मीडियम में चार्जेस को ले जाते हैं तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is maximum in vacuum. So today we will start with some numerical. सिंपल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। आप नोटबुक लेके बैठेंगे और पेन लेके बैठेंगे। मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, नोट डाउन नहीं करूँगा, बोलूँगा, आप उसको नोट करेंगे। हम कैलकुलेशन इस पे करेंगे। तो पहला ही जैसे क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स between charges placed at a separation of 1 centimeter. What is the minimum force between the charges placed at a distance of 1 centimeter? अब बेटे मिनिमम फोर्स निकालना है तो मिनिमम फोर्स दो चार्ज मिनिमम, कल क्या बताया था पिछले वीडियो में कि मिनिमम जो फोर्स मिनिमम जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज बेसिक चार्ज, वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम जो मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और वैक्यूम में मैं ये फोर्स निकाल रहा हूँ, तो वैक्यूम में फार्मूला आप लगा दोगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें आर मैंने कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। जब भी इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 मीटर। दो जो मिनिमम फोर्स होगी या दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होगी 1 सेंटीमीटर। और ये पूरा 1/4πε0 की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू ये आती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो मिनिमम फोर्स आप कैलकुलेशन सारी अपने आप करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। कैलकुलेशन आप अपने आप करें। इसका एक पार्ट बन जाता है। दूसरे पार्ट में व्हाट विल बी द फोर्स, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में दूसरा पार्ट कैसे ऐड करेंगे। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स इफ गैप बिटवीन देम इज फिल्ड विद वाटर। बी पार्ट। इसमें सेम क्वेश्चन में what will be the new force between two electrons if gap between them is filled with water। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का हम 81 लेके चलते हैं। तो इसी फार्मूले में जब मीडियम में रखेंगे तो आपने देख लिया था जो भी वैक्यूम की फोर्स आई थी उसको 1/81 टाइम्स से कर। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच की जब आप कैलकुलेशन करोगे, मिनिमम फोर्स में इलेक्ट्रॉन के कारण बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बताया चार्ज कितना। तो यहाँ से आपके एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ कि मिनिमम फोर्स निकलेगी तो मिनिमम चार्जेस के बीच में तो निकलेगी। ये आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अपने आप करेंगे। वैल्यू रख के छोड़ रहा हूँ। तो उसी क्वेश्चन में मैंने छिपा रखा था कंसेप्ट कि भाई मिनिमम फोर्स क्या हो सकती है। मिनिमम फोर्स मिनिमम चार्जेस के बीच में ही होगी, फंडामेंटल चार्ज के बीच में ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। इस तरीके से उसी में ही वैक्यूम में क्या फोर्स होगी,
मीडियम में क्या होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके इस पे बनेंगे न्यूमेरिकल कूलम्ब लॉ पे। और दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल, दूसरा स्टेटमेंट लिखें आप। क्वेश्चन जो आएगा, वेयर शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्लेस्ड, ये हम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल इसमें आ सकते हैं। वेयर शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्लेस्ड above an electron so that electrostatic force between the two balance the weight of electron। रिपीट कर रहा हूं, वेयर शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्लेस्ड above an electron so that electrostatic force between the two balances the weight of electron। तो गिवन क्या है कि इन दो के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सन होगा, वो उसको ऊपर फेंकेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वेट आएगा नीचे mg। तो ये गिवन था Fe इज इक्वल टू MEG। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कहाँ रखें कि उन दोनों का बीच का जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्सन होगा, पता ही है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक के वेट को बैलेंस करे। तो क्योंकि अब कूलम्ब लॉ, ये वैक्यूम, मैंने कोई मीडियम बोला नहीं तो वैक्यूम वाला ही लेके चलेंगे फार्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, आर हमने इसमें निकालना है, तो Fe हमारे को मालूम है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, 1/4πε0 E इंटू E ओवर आर, आपको निकालना आर स्क्वेयर। तो इसको इक्वेट करते हैं, E स्क्वेयर 1/4πε0 आर स्क्वेयर MEG। आर स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और E स्क्वेयर 1/4πε0 MEG नीचे आ जाएगा। सॉल्व आप अपने आप करेंगे, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, आर इक्वल टू E 1/4πε0 MEG। सॉल्व आप अपने आप करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व अपने आप करेंगे, E की वैल्यू पुट करेंगे, 4πε0 की करेंगे, ME की करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक को पता है, G की वैल्यू हम 10 लेके ही चलते हैं। तो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल ये आएगा। मैंने इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया, यही क्वेश्चन, दो प्रोटॉन, वेयर शुड एन प्रोटॉन बी प्लेस्ड अबव अनदर प्रोटॉन, वो पूछ सकते थे। दूसरा, तीसरा, वेयर शुड एन अल्फा पार्टिकल बी प्लेस्ड अबव अल्फा पार्टिकल सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू बैलेंसेस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड, मून और अर्थ पे क्या चार्ज दें कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उनके ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। मून और अर्थ पे क्या आइडेंटिकल चार्ज दें कि उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे। क्या सिमिलर चार्ज थे मून और अर्थ पे कि उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे। उसी तरीके से KQ स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर इज बैलेंस्ड बाय G मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ अपॉन R स्क्वेयर। इस तरीके से Q आप इसमें निकालें। तो ये एक और फॉर्म के न्यूमेरिकल इस तरीके से होगा। अगला न्यूमेरिकल हम करेंगे, कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the two electrons with that of the gravitational force between the two। दो इलेक्ट्रॉन के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को उन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें। कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स with that of the gravitational force between the two electrons। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम लिखेंगे तो पता ही है Q1 इज इक्वल टू Q2 E है ही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब मैं सीधा आपका टाइम बचाने के लिए सीधा फार्मूला रख रहा हूं मैं, E इंटू E
बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगी दो इलेक्ट्रॉन के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो इलेक्ट्रॉन के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 11th में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने किया हुआ है, तो वहां से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को इस तरीके से एफ ई बाई एफ जी कंपेयर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू जी एम ई इंटू एम ई आ जाएगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। इस तरीके से आप ये वैल्यू रख के यू कैन कंपेयर, और यहाँ से आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ। इन सब की वैल्यू आपको मालूम ही है क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो, ये आप कैलकुलेट करके देखोगे, सारी वैल्यू रख के देखो, वैल्यू रखें आप, सॉल्व आप अपने आप करेंगे। 10⁹ 1.6 इंटू 10⁹ -19 स्क्वायर ओवर 6.67 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 होल स्क्वायर। ये 10⁻40 या 39 के करीब जैसे भी आएगा, वो आप कैलकुलेट करके देखें। तो यहाँ से आपको एक पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। खाली ये आपको एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट दिस इज डायमेंशनलेस। ये जो फैक्टर डायमेंशनलेस क्यों है, वहां पे दो इलेक्ट्रॉन के बजाय एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले रखा है, तो ये पूछ रखा है, ये वाला पार्ट पूछ रखा है कि सो दैट इट इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस क्यों? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर हो रखा है। तो इससे आपको पता लगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से क्लैरिटी आपके आ गई। दूसरा, आप जब बता सकते हो कि जब एक चार्ज पेन स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को उठा लेता है, अट्रैक्ट करता है, तो वहां से भी शो हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस टाइप के जो आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यही चीज हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए भी कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए भी कर सकते थे यही चीज, कि इनकी कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वहां पे यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन आ जाता, बाकी सारा सेम रहता फैक्टर। जैसे आपने ग्रेविटेशन वाले में चैप्टर में किया था, आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे सेम फोर्स लगाती है, फोर्स बिटवीन द टू बॉडी सेम है। फुटबॉल अर्थ पे, अर्थ फुटबॉल पे सेम फोर्स लगाती है, 11th में आपने किया। सेम वही फैक्टर यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के बीच में फोर्स, जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहा है, उतना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। हम ये वेक्टर जब हम कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बात भी प्रूव करेंगे। इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो फोर्स होती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे ये दे दे कोई, या तो मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिया, कोई कहते 8 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम चार्ज, एग्जाम्पल वैसे ही दे दिया, कौन सा किस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? बोथ विल अप्लाई इक्वल फोर्स। ये इस पे जितनी फोर्स लगाएगा 8 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम पे उतनी फोर्स लगाएगा। ये हम जब कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो दोबारा ये बातें प्रूव भी करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और याद रखो, अगर ये सेम फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे, इमेजिन करें हमने इसको रिलीज कर दिया, तो एक्सेलरेशन ज्यादा किस पे होगा? इलेक्ट्रॉन पे होगा। इलेक्ट्रॉन इज लाइटर पार्टिकल देन प्रोटॉन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये तो मैंने पूछा, एक इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन पे लगा रहा है, प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। लेकिन अगर हम इसको रिलीज करें तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा? ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स बराबर प्रोटॉन का फोर्स, या सेम होगा।
एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? F/m। किसका ज्यादा होगा एक्सेलरेशन? इलेक्ट्रॉन का। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, या किसकी वेलोसिटी, कौन सी ज्यादा वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट ऐसे एंटर किए जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 8 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के बीच का फोर्स का रेशो निकालो। 1:1, जितना 8 2 पे लगा रहा उतना 2 8 पे लगा रहा। या इसी में मैं पूछ सकता था, फाइंड द रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितनी, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा, उसका रेशो निकालो। तो 1:1 आपके पास आएगा। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आएंगे। कैलकुलेशन पार्ट आपको ये कैलकुलेशन करना चाहिए। आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं तभी आपके ये समझ में आएगा। कैलकुलेशन खुद से करें। तो ये सिंपल सिंपल से इसमें न्यूमेरिकल, कूलाम फोर्स के मोस्ट सिंपल न्यूमेरिकल हमने किए। उसमें आपने ये भी बता दिया कि एक चार्ज दूसरे पे जितनी फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज पहले पे उतनी ही लगाता है। उसमें आपने एक चीज और प्रूव की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा छोटा सा कंसेप्ट मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करके छोड़ा, दोनों पे फोर्स तो सेम लगेगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइटर है प्रोटॉन से, 10,000 टाइम लाइटर होता है प्रोटॉन से, तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो ये तो थे सिंपल फार्मूला। देखो हमने सिंपल न्यूमेरिकल तो इसमें काफी कर लिए, बहुत सिंपल। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे किसी कि भाई अगर फोर्स उनके चार्जेस के बीच में जो है हम कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दें, इफ आर इज द टोटल सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, टी इज द थिकनेस ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक शीट, तो वो फार्मूला क्या होगा? उस केस में ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस है ये आ जाएगा, आर माइनस टी गैप बन गया, और टी इसकी थिकनेस होगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, के। इसकी मैंने डेरिवेशन नहीं की, सीधा फार्मूला ये आपको याद रखना है कि इफेक्टिव डिस्टेंस ये रह जाएगा, और फार्मूला ये बन जाएगा उस केस में। जैसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आया, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम Bf Newton. If 1/3 of the gap between the two charges is filled with the dielectric sheet of dielectric constant K, if 1/3 of the gap between the charges is filled with dielectric sheet of dielectric constant 4, what will be the new force between the charges? तो कैसा आया? इनिशियल फोर्स तो यही दे रखी है भाई, 1/4 को हम के भी लिख सकते हैं, तो Q1 R स्क्वायर, इनिशियल फोर्स तो यही दे रखी है। न्यू फोर्स निकालनी है, तो 1/3 गैप जो है इसने डायरेक्ट्रिक से भर दिया, तो इसमें इफेक्टिव डिस्टेंस का फार्मूला पहले आप निकालो, R डैश जैसे मैंने लिखा था। अगर उसने 1/3 भर दिया है, T R/3 है, तो ये कितना रह जाएगा, 2/3R प्लस के कितना दे रखा है 4, और कितना दे रखा है 1/3 R/3। ये आपके पास इफेक्टिव डिस्टेंस आ जाएगा। तो R डैश कितना बन गया इसमें, 2R/3 प्लस 2R/3, 4R/3 आ गया। दिस इज इफेक्टिव डिस्टेंस। देयरफॉर न्यू फोर्स क्या आ गई भाई, F डैश के Q1 Q2 तो सेम थे, R डैश का स्क्वायर करेंगे तो हम 4R/3 का होल स्क्वायर, तो F डैश क्या आ गया, 9/16 के Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ये आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, 9/16 F आ जाएगा।
ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, चाहे वो नीट में आए चाहे जेई में आए, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो ये तो मैंने डायलैक्ट्रिक बोला। और अगर कंडक्टिंग होता, कंडक्टर भर देता सारे में, तो एप्सिलॉन आर कंडक्टर के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी, तो फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, कंडक्टर भरने। अगर पूरे में ना भी भरता, खाली एक कंडक्टर की सीट लेता, इन सीट भी ले देता, तो भी फोर्स जीरो ही आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी में आप इन्फिनिटी जोड़ोगे, आप इन्फिनिटी आएगी, तो भी फोर्स जीरो ही आएगी। तो ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन थे। तो जैसे आज हमने किसने टाइप के न्यूमेरिकल किए, पहले मैं बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल लेके चला, व्हाट इज मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। मैंने जानबूझ के आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बताया, कि आपको एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कि मिनिमम चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मिनिमम फोर्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही निकलेगी। एक आपने वो किया। दूसरा आपने आज सीखा कि भाई एक चार्ज दूसरे पे जितनी फोर्स लगाता है, दूसरा पहले पे उतनी ही लगाता है। तो कहीं पे भी अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं, बोर्ड में भी आता है, वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, दो चार्ज आपको दे देंगे, एक पे फोर्स 8 न्यूटन है तो दूसरे के पूछ लेंगे, अगर 2 माइक्रोकुलम पे 8 न्यूटन फोर्स है, 8 माइक्रोकुलम पे कितनी न्यूटन फोर्स है, तो दोनों पे सेम फोर्स होगी। तीसरा एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने लिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे, लेकिन जब हम उसको रिलीज करेंगे, छोड़ते हैं मान लिया किसी डिस्टेंस से, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि उसका मास कम है। तीसरा कंसेप्ट आपने सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 39 आती, कि 40 आती, कि 41 आती है, 10⁻39 40 या 41 आती है, वो अपने आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप अपने आप करेंगे। और फिर हमने, वो तो एक सिंपल फॉर्म थी, फिर आपने एक और चीज देखी कि जब हम कोई मीडियम भर देते हैं उसमें, जैसे मैंने पानी का एग्जांपल लिया, दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की फोर्स पानी डालने से 1/81 टाइम्स हो जाती है। तो इसको एक आर्हेनियस थ्योरी भी बोलते हैं। आपने देखा ना, पानी में नमक डालते हैं तो वो घुल जाता है, क्योंकि Na+Cl- NaCl के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पानी में डालने से वो 1/81 कम हो जाती है, तो आपस में वो टूट जाते हैं। तो पानी में नमक हम डालते हैं तो घुल जाता है, क्योंकि उनके बीच के जो Na और Cl के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो 1/81 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो ये कंसेप्ट हमने किया आज न्यूमेरिकल के। और एक थोड़ा सा नया पार्ट बताया कि अगर उसके बीच में कोई थिन शीट हम डाल देते हैं, तो फिर इफेक्टिव डिस्टेंस हमने क्या लेना है। ये डेरिवेशन हमने इसकी की नहीं, मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको लिखवाया है, कि अगर इफेक्टिव डिस्टेंस r-ct थिकनेस ऑफ द स्लैब आ जाएगी। और फिर हमने उस पर एक न्यूमेरिकल किया, ये आपके सामने ही है। डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, और कंडक्टर है तो कंडक्टर से पूरा भर दें, तो खाली थिन शीट लें, उनके बीच में फोर्स जीरो ही होगी। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जो है, जो गॉस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड हम जीरो जीरो आती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम उसको बोलते हैं। वो आगे गॉस थ्योरम जब हम करेंगे, तो गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में आपको पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ के साथ ये किए होंगे न्यूमेरिकल। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।